न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। चुनाव उपरांत पश्चिम बर्धमान जिले के कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल से मिले जितेंद्र तिवारी। हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने की अपील। छापामारी करने गए ईसीएल के सलानपुर एरिया के सिक्योरिटी इंचार्ज पर जानलेवा हमला। एचएलजी अस्पताल में रोगी की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, लगाया लापरवाही का आरोप। चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के पूर्व विधायक तथा बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने सोमवार को कोलकाता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और चुनाव बाद हुई हिंसा के बारे में जानकारी दी है। तिवारी ने अपने एक ट्वीट में राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीर साझा की है। साथ ही उन्होंने राज्यपाल को पश्चिम बर्धमान जिले का जायजा लेने की अपील भी की है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे जब 2 मई को आए थे तो उसी रात से बंगाल के विभिन्न हिस्सों में खासकर बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाकर हमला किया गया, आगजनी की गई, लूटपाट की गई। आसनसोल दुर्गापुर भी इस हिंसा से बच नहीं सके थे। आसनसोल, जामुड़िया, रानीगंज, पांडेश्वर, दुर्गापुर आदि जगहों पर बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के यहां हमले किए गए। इससे कई इलाके के बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक परिवार समेत अपने घर छोड़कर भागने को विवश हुए थे। पिछले दिनों आसनसोल स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में ऐसे कई परिवार ने शरण ली थी। उस दौरान जितेंद्र तिवारी और अन्य बीजेपी नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिम्मत दी थी। अब तिवारी ने राज्यपाल से मुलाकात कर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि पार्टी से जुड़े लोगों पर हमले रुके और जो लोग घर छोड़कर भागे हैं उनकी वापसी सुनिश्चित हो। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आसनसोल शिल्पांचल में कोयला माफियाओं की तूती बोलती है। अगर उन्हें रोका जाए तो वे जान लेने से भी नहीं हिचकते हैं। आम आदमी की बात तो छोड़िए, सिक्योरिटी ऑफिसर पे भी वे हमला कर देते हैं। चुनाव के पहले तक तो कोयला माफिया सीबीआई और ईडी के डर से भागे भागे फिरते थे, लेकिन अब चुनाव बीत गया है तो फिर से उनकी हिम्मत बढ़ गई है। यही वजह है कि रविवार की शाम को ईसीएल के सलानपुर एरिया के सिक्योरिटी इंचार्ज पर हमला किया गया। सिक्योरिटी इंचार्ज दिलीप प्रसाद सलानपुर क्षेत्र के मोहनपुर कोलियारी के खैराबाद इलाके में कोयले की अवैध जमाखोरी की जानकारी मिलने पर रेड करने गए थे, लेकिन वहां उन पर कोयला माफियाओं के लोगों ने जानलेवा हमला किया। दिलीप प्रसाद के सिर पर गंभीर चोट आई है और इस वजह से उन्हें ईसीएल के आसनसोल स्थित कल्ला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि हमलावर उन्हें जान से मार ही देते अगर वे वहां से भागने में सफल नहीं होते। कल 9 मई 2021 संध्या के 4:30 पर मोहनपुर कोलियारी के पीछे ओबीडम एरिया के पास एक खैराबाद विलेज है, वहाँ पे मैं पहुँचा। 4:50 पर देखा कि अलग अलग जगह पे कोयला पड़ा हुआ था, जिसको मैंने गाड़ी से उतरकर फोटो खींचा और सीज का जैसे ही प्लान कर रहा था, ऐसे अचानक से 6 लोग ने आकर लाठी और डंडा हथियार के साथ मेरे पे अटैक किया और गंभीर रूप से मेरे सर पे चोट मारा। और उसके बाद में मुझे बोला कि मार कर तालाब में फेंक देने का। जैसे तैसे मैं जान बचाकर वहाँ से निकला। उसमें आइडेंटिफाई मुझे हुआ कि बाटुन गोराई वो लीड कर रहा था और मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो उसके ऊपर मैंने पहले भी केस किया है। उसका 2 कोयले से लदे डंपर को मैंने पकड़ कर केस किया है और वहाँ से मेरी टीम रेस्क्यू करके मुझे कल्ला हॉस्पिटल में भर्ती किया। मेरा स्टिचिंग हुआ है, सर पे 6 टाका पड़ा है। अभी मैं कल्ला हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और गंभीर रूप से चोट से जूझ रहा हूँ। धन्यवाद। सलानपुर एरिया के सिक्योरिटी इंचार्ज दिलीप प्रसाद पर हमले के सिलसिले में बातुल गोराई समेत अन्य लोगों के खिलाफ बाराबरी थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। अब देखना ये है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करती है कि नहीं, क्योंकि पहले भी दिलीप प्रसाद ने फोन पर धमकी दिए जाने के संबंध में मामला दर्ज करवाया था।
जैसा कि आपने पहले की खबर में देखा कि किस तरह से कोयला माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने गए ईसीएल के सलानपुर एरिया के सिक्योरिटी इंचार्ज पर जानलेवा हमला किया गया। अब इसी तरह से बालू माफिया के खिलाफ शिकायत करने पर एक व्यक्ति को धक्का मुक्की की गई और उसे हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। यह घटना वार्ड नंबर 99 अंतर्गत आने वाली पटमोहना कोलेरी इलाके की है। जिस व्यक्ति को हथियार दिखाकर धमकी दी गई उसका नाम विनय पाल है। बताया गया है कि वह वार्ड नंबर 99 का अध्यक्ष भी है। इस घटना के संबंध में रविवार की रात को ही हीरापुर थाना पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद सोमवार को फिर से इस संबंध में एक मामला दर्ज कराया गया है। इनका आरोप है कि वार्ड नंबर 99 अंतर्गत पटमोहना समेत अन्य इलाकों में दामोदर नदी से अवैध तरीके से बालू की तस्करी की जा रही है। हालांकि यह मामला अब राजनीतिक हो गया है। तृणमूल से जुड़े लोगों ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। আগেও ডিএমকে চিঠি করা হয়েছে, আগেও বহুবার বলা হয়েছে, সেভাবে এজিটেশন মুভমেন্ট করা হয়নি। আজকের সিনারিওটা এরকম যে আজকে বিজেপির নেতারা আর পুলিশ মাল খাচ্ছে আর তৃণমূল বদনাম হচ্ছে আর কেস খাচ্ছে। এটা হচ্ছে সিনারিও। ওখানে আছে দেখবেন আপনারা বিজেপির মন্ডল সভাপতি অমিত গড়াই, সে ফুলে ফেপে বড় হচ্ছে বালিশ সিন্ডিকেটের পয়সাতেই। ভোটের ঠিক আগে 5 লক্ষ টাকার পার্টি অফিস হলো, তাদের ফান্ডিং বালি থেকে আসছে। এগুলো আপনারা ইন্টারভেনশন করে দেখুন যে কারা বড় হচ্ছে পেছনে আর কাদের বদনাম হচ্ছে। টিএমসির নামে আড়ালে বিজেপি বড় হচ্ছে, এটা আমরা চাই না। আমরা চাই এই বালির অবৈধ কারবার চিরকালের জন্য বন্ধ হোক। लेकिन बालू तस्करी के लिए बीजेपी ने तृणमूल के स्थानीय नेताओं को जिम्मेवार बताया है। बीजेपी के कुल्टी मंडल अध्यक्ष अमित गड़ाई का कहना है कि तृणमूल नेताओं के समर्थन से बालू तस्करी की जाती है। তৃণমূলের যে নেতারা অভিযোগ করছেন, অ্যাকচুয়ালি পুলিশ প্রশাসন সরকার ওদের মদতেই এখানে বালি কয়লা চলে, এখনো চলছে। ওদের সিন্ডিকেট আপনারা আসুন, আপনারা দেখতেই পাবেন যে টিএমসির লোকজন সব ওখানে বসে আছে। ওরাই গাড়ি পাচার করাচ্ছে, ওরাই বালি কয়লা লোড করাচ্ছে, ওরাই আবার সেটা বিক্রি করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করছে। যে নেতারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, অ্যাকচুয়ালি তাদেরই পূর্ণ মদতে এই কাজ চলছে। আপনি ডিসেরগড়, শীতলপুর এই সকল অঞ্চল দেখুন, ওখানে তো ওদের অনেক বড় বড় নেতা থেকে মন্ডল স্তরের যে নেতা অভিযোগ করছেন তার বাড়ির পাশ দিয়ে কয়লা বালি পার হচ্ছে কার মদতে? পুলিশ, তাদের প্রশাসন, তাদেরই মদতে হচ্ছে। মানুষ সব বুঝে গেছে, জেনে গেছে। আর এর বিরুদ্ধে আমরা তো চাইছি সঠিক তদন্ত হোক, এর বিচার চাই, আর এগুলো বন্ধ করা হোক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। আমরা তো অবিলম্বে সিপির কাছে ডেপুটেশন দেবো এগুলো যাতে বন্ধ করা হয়। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
कोरोना के बढ़ते दंश के बीच अस्पतालों में रोगियों की चिकित्सा में लापरवाही बरते जाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस लापरवाही की वजह से रोगियों की मौत भी हो रही है, लेकिन अस्पताल वाले हैं कि जीवन से ज़्यादा उनके लिए पैसा जरूरी हो गया है। आसनसोल के HLG अस्पताल में एक बार फिर से एक रोगी की मौत को लेकर सांकतोड़िया इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया। महिला रोगी के परिजनों ने इलाज में लापरवाही को ही मौत का कारण बताया है। रीना बावरी नामक महिला को गत 2 मई को HLG अस्पताल में तबीयत खराब होने पर भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनका कोविड टेस्ट भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन अचानक से फिर रीना की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल की तरफ से फिर से कोविड जांच की गई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात कही गई और फिर रविवार को उनकी मौत भी हो गई। सोमवार को रीना के परिजन बड़ी संख्या में लोगों को लेकर अस्पताल पहुंच गए और हंगामा खड़ा किया। हालांकि बाद में आपसी बातचीत में मामले को सुलझा लिया गया। वो नेगेटिव नेगेटिव आसार पर কিছুক্ষণ পরে ওরা নর্মাল বেডে দিন দেয়। সেই নর্মাল বেডে তখন বাড়ির লোকরা তখন দেখা মানে আসা যাওয়া, পেশেন্টকে জল খাওয়ানো, পেশেন্টকে মানে করানো। হঠাৎ কালকে দিদি আবার অসুস্থ হয়ে গেছে। অসুস্থ হওয়ার পর কিছুক্ষণ পরে মেসেজ আসে যে পজিটিভ পজিটিভ। এটাই আমার আন্দোলন যে একটা নেগেটিভ ছিল, হঠাৎ পজিটিভ হয়ে গেল। আমরা বসে কথা বলে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বসে কথা বললাম, সেটা আমাদের সলভ হয়ে গেল। কোনো কারণ হয়তো কোনো ভুল আছে। তো এখন কি হয়েছে? পেশেন্টটা মারা গেছে? আর পেশেন্ট তো কালকে মারা গেছে। তো আপনাদের সাথে এখন কি হয়েছে? এখন আমাদের বসে ডিসপিউট হয়ে গেল যে যে জিনিসটা যেটা আমাদের পেশেন্টটা দিছে, ঠিক আছে, হয়তো কথা ভুল আছে, ওনাদের কথা ভুল আছে। যে একটা নেগেটিভ থেকে পজিটিভটা কী করে হয়ে গেল ওনারা বলতে পারছে না। এনারা বলছে আমাদের শোনাকাতে হয়, এখান থেকে দুবার কী করে রিপোর্ট এলো। এই দুটো মেমের পর স্যার একটা ফাঁসিলা হলো অটোমেটিক। মানে চিকিৎসার গাফিলতি ছিল? হ্যাঁ, চিকিৎসা গাফিলতি ছিল। অভিযোগ করেছেন এখন? হ্যাঁ, আমরা কালকে অভিযোগ করেছিলাম যে একটা নেগেটিভ আসার পর সেটা পজিটিভ কীভাবে হয়ে গেল। তো এখন কি দাঁড়ালো? এখন আমাদের একটা মীমাংসা হলো, ঠিক আছে। যাটুকু আমাদের যে বিল আছে সেইগুলো আমরা মানে করলাম, ওরা মেনে নিল। এখন আমাদের বডি দিচ্ছে, আমাদের যা সমস্যা ছিল আর এখন আর কিছু বলার নেই, আমাদের সেটা বসে কথা করে নিচ্ছি। আমরা আন্দোলনটা এই জন্যই করলাম যে আজকে আমি দিদি হারিয়েছি, কালকে এনারা যেমন এরা মা বোন যেমন না হারায়। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आसनसोल से पिछले 1 मई से मिनी बसें नहीं चल रही थी, लेकिन सोमवार से फिर से सीमित संख्या में मिनी बसें चलानी शुरू हुई है। मिनी बस चालकों के संगठन द्वारा अपने स्तर से कुछ बसें विभिन्न रूटों के लिए चलाई जा रही है। दरअसल ईद को देखते हुए मिनी बस चलाई जा रही है ताकि आसनसोल आने और यहां से जाने वाले लोगों को कुछ सुविधा मिल सके। हालांकि मिनी बस एसोसिएशन के तरफ से प्रशासन को इस संबंध में लिखित आवेदन भी किया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है और ना ही कोई दिशा निर्देश। মিনিবাস পরিষেবা আসানসোল মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ তাদের উদ্যোগে। সমস্ত গাড়ি যেগুলো চলবে সেগুলোকে স্যানিটাইজ করে এবং যাত্রী যারা গাড়িতে থাকছেন, যাদের মাস্ক থাকছে না, তাদেরকে আমরা এখান থেকে মাস্ক প্রোভাইড করে তাদেরকে গাড়িতে ওঠাচ্ছি। এইভাবে আমরা যাত্রী পরিষেবা শুরু করার চেষ্টা করছি। প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা এখনও কোনো সদুত্তর পাইনি। বারবার রিপিটেডলি তাদেরকে আমরা জানিয়েছি যে কীভাবে পরিষেবা দেওয়া যায়। আপনারা যদি আমাদেরকে কিছু সাজেশন দেন, সেটা আমাদের পক্ষে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে, কিন্তু সেই ব্যাপারে আমরা এখনও কোনো পদক্ষেপ তাদের দেখতে পাইনি। আমার নাম মলয় কুমার মৌলিক, রিপ্রেজেন্টেটিভ আসানসোল মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশন। आसनसोल में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगातार दी जा रही है। हालांकि जितनी डिमांड है उतनी वैक्सीन नहीं मिल रही है। अलबत्ता पहले के मुकाबले आसनसोल जिला अस्पताल में वैक्सीन की संख्या बढ़ी है। जहां 2 दिन पहले रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी, अब यह संख्या बढ़कर करीब 150 हो गई है। सोमवार को भी वैक्सीन के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन 2 बार लाइनों में लगना पड़ रहा है। पहले तो कूपन के लिए लाइन में लगना पड़ता है और फिर उसके बाद वैक्सीन के लिए। हालांकि लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन मिल जाने से राहत भी महसूस कर रहे हैं। वैक्सीन তো এসেছে, সকালে কি সিস্টেমে কি হচ্ছে বলুন তো? সকাল থেকে আমার হাজবেন্ড লাইন দিয়েছে, ওনার কাছে সকালে এসে লাইন দিয়েছে এবং তার এগেইনস্টে 8টার পরে কুপন দিয়েছে। তো কত এই সিস্টেমটা ভালো করেছে। কুপন দিচ্ছে, কত পিস কুপন দিচ্ছে?
কত যেরকম যেরকম খারাপ নয়, আজকে বোধ হয় 150 দিয়েছে বোধ হয়, শুনলাম। আর প্রথম দিকে তুমি জানি না, কারণ কখনো 100 দিয়েছিল আগে, আজকে বোধ হয় 150 একসাথেই সবগুলো আছে বলে 150 দিয়েছে। 10টা কুপন পেয়েছেন? হ্যাঁ, কুপন পেয়েছি আমরা। কুপন নিতে কতজন করে দিচ্ছে কিছু বললো? কতজন করে দিচ্ছে কিছু বলেছে? সেটা কিছু বললো কি 10টার পরে বললো। দেওয়া চালু হয়েছে। কোন সময় থেকে আপনারা লাইনে আসছেন? আমি 4টের সময় এসেছি, ভোর 4টের সময়। আর 8টার সময় এখানে খুলেছিল, 8টার সময় আমাদেরকে টোকন দিয়েছে, বলছে 10:30টার সময় থেকে দেবে। বলছি আপনার কতজন করে কিভাবে দেওয়া হচ্ছে? ওটা তো ঠিক আমি জানি না, মানে 150 জনকে দেবে বলেছে। 150 আজকে 150 জনকে দেবে, সেটাই বলেছে। লাইন লাগিয়েছিলাম, যে টাইম হলো, ওরা ভেতরে ঢোকানো আমাদের কুপন দিল। আমরা আবার এখন চলে গেছিলাম, অতক্ষণ দেরি দিন, আবার এখন এবার 10:30 থেকে এখন আবার কুপন সিস্টেমে দেওয়া প্রক্রিয়া শুরু করুন। সব লাইন দিয়ে আছে, প্রায় 100, 150, 200 জন লোক হচ্ছে, 100 টোকেন নিচ্ছে। এরপর যখন 10টার সময় খুলবো বলেছে, এখন তো প্রায় কেউ আসেই, 10:30, 11টার সময় সব আসে। তো কতজন করে দেবে লাস্ট বললো? আজকে বললো 150 দেবে। লাইনটা কোন জায়গায় দিতে হচ্ছে আপনাদেরকে? বাইরে একটা করে কুপন কি সিস্টেম করেছে? কি সিস্টেম থেকে কুপন দিচ্ছে। এখন আজকে হবে না।